The Old Clock Shop. Christmas Eve had arrived. At last minute, shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop, as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले की संध्या का समय था। जो लोग अंतिम समय तक दुकानों से सामान खरीदते थे वह भी अपने घर जा चुके थे। बर्फ़ की मोटी चादर सॉल्ट लेक शहर पर जम चुकी थी जो यूएसए में है। मिस्टर रे, जो एक बूढ़े और बहरे व्यक्ति थे, वह एक पुरानी घड़ियों की दुकान के मालिक थे। उनकी वह दुकान अभी भी खुली हुई थी। वहाँ से रोशनी बाहर आ रही थी। मिस्टर रे अभी भी अपनी दुकान में काम कर रहे थे। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. मिस्टर रे का काम खत्म हुआ और वह खड़े हो गए। जैसे ही वह अंदर कमरे में जाने लगे, उन्होंने दुकान के मुख्य दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका अपनी गर्दन पर महसूस किया। He turned to meet a last-minute shopper, but his old, wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, other closer to 50. The younger man remained at the door. जब उन्होंने पलट कर देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ खरीदार हैं, मगर उनकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने पहचान लिया कि यह खरीदार नहीं है। उन्होंने वहाँ दो व्यक्तियों को देखा, एक लगभग 20 वर्ष का था और दूसरा 50 वर्ष का। जवान व्यक्ति दरवाजे पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. दूसरा उम्रदराज व्यक्ति दुकान के काउंटर के पास आया, मगर उसकी आंखों में या चेहरे पर मित्रता का भाव नहीं था। मिस्टर रे ने अपने डर को छुपा लिया और उन्होंने एक नोटपैड और पेंसिल काउंटर पर सामने रख दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his hand from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. रे मुस्कुराए और उन्होंने ग्राहक के सामने अपना सर हिलाया। जो व्यक्ति खरीदारी करने के लिए आया था उसके चेहरे पर बदलाव आ चुके थे। उन्होंने नोटपैड को देखने के बाद अपने मित्र को देखा और कुछ कहा। रे used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled, a cruel, mocking smile. जिस दौरान वह व्यक्ति अपने मित्र को देख रहा था, रे ने देखा कि जो खरीदार दुकान में आया है उसकी जेब में एक बंदूक है और उसका सीधा हाथ उसकी कोट की जेब में है जो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। रे को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, मगर उनकी अंतरात्मा ने कहा कि तुम शांत हो जाओ। उसके बाद मिस्टर रे ने नोटपैड पर लिखा, "मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?" उस व्यक्ति ने मिस्टर रे की ओर देखा और मुस्कुराया। उस व्यक्ति की मुस्कुराहट नाटकीय थी, जैसे कि वह ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? अब दुकानदार और खरीदार दोनों समझ चुके थे कि वे व्यक्ति दुकान में क्या करने आया था और उसका दोस्त दुकान के दरवाजे पर क्यों खड़ा है। अपनी खराब किस्मत होने के कारण ये लोग दुकान में आए थे और ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा हो। समय बीतता रहा
मिस्टर रे ने दोबारा शांति से एक और संदेश नोटपैड पर लिख दिया, क्या आप कोई घड़ी खरीदने आए हैं? Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches. He was not a pawnbroker, but at the same time he couldn't say no to the needy people who placed their watches or clocks before him for anything they could get. तब उस खरीदार ने एक लोन बोर्ड की ओर इशारा किया जहां बहुत सी घड़ियां लटकी हुई थी। रे कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर उसे कहा जाता है जो लोगों से सामान गिरवी रखकर उसके बदले में उन्हें पैसा देता है और समय आने पर लोग वापस अपना सामान दुकानदार से छुड़ा लेते हैं। रे कोई पॉन ब्रोकर नहीं था, मगर वह मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह पुरानी घड़ियां गिरवी रख लेता था। He loaned more than he should. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. रे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए पुरानी घड़ियां अपने पास गिरवी रख लेते थे और जब व्यक्ति वापस आता तो उधार दिए हुए पैसों के बदले में उसे घड़ी वापस दे देते थे और कोई ब्याज नहीं लेते थे। रे उनको इतना पैसा दे देते थे कि लोगों का भला हो जाए। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. जो व्यक्ति खरीदार बन के दुकान में आया हुआ था उसने अपने आप को कुछ सहज महसूस किया और अपनी जेब से एक घड़ी निकाली जिसे दिखाते हुए उसने नोटपैड पर लिखा कि तुम इसके बदले में मुझे कितने पैसे दे सकते हो। रे noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place. Ray asked, how much do you need for it? The reply came back on the notepad, whatever it's worth. रे ने महसूस किया कि जो आदमी दुकान में लूटने के मकसद से आए थे उन्हें अपने काम को लेकर कुछ शर्म आ रही थी। घड़ी कोई खास नहीं थी मगर उसमें विशेष शक्तियाँ थी। इस बात के अर्थ को कुछ गहराई में समझा जा सकता है जिसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि घड़ी उस लुटेरे और मिस्टर रे के बीच में शांति का कारण हो सकती थी। खराब परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ सौदा किया जा सकता था। रे इस बात को समझ चुके थे कि पैसे की बहुत ज़रूरत ने इस व्यक्ति को यहाँ दुकान में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए? उसके जवाब में उस व्यक्ति ने नोटपैड पर लिखा, जितना भी आप इस घड़ी के बदले में दे सकते हैं। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, thank you. They both knew the watch wasn't worth that much. दुकान के मालिक रे ने एक बक्सा खोला और $50 निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिए। उन्होंने हाथ मिलाया। रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा जो कह रही थी धन्यवाद। वे दोनों इस बात को जानते थे कि घड़ी की कीमत उतनी नहीं थी जितनी उस व्यक्ति को मिल गई थी। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to put it up as soon as I can. Merry Christmas. The little story ended on the half hour, with the clocks striking all together. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. दोनों अब जाने लगे। तब उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं घड़ी को लेने के लिए जितना जल्दी हो सके वापस आऊँगा। क्रिसमस की बहुत शुभकामनाएं। यह जो पूरी कहानी है आधे घंटे में समाप्त हो गई और घड़ियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया। दुकान के मालिक मिस्टर रे को ऐसा लगा कि सच में समय की पुकार को वह समझ सकते हैं। घड़ियाँ काव्य संगीत आशाओं से भरी हुई थी। एक ऐसा संदेश जो समय से परे है कि धरती पर सदा शांति रहे और सभी का भला हो।
उन तीनों लोगों ने इस बात को महसूस किया जो उस समय वहाँ दुकान में मौजूद थे। अंत में सारी कहानी को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि मिस्टर रे एक घड़ियों की दुकान के मालिक हैं। वे बुज़ुर्ग हैं और बहरे हैं। एक दिन क्रिसमस की शाम से पहले वे अपनी दुकान में कुछ काम कर रहे थे कि तभी दो लोग उनकी दुकान में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति 50 की उम्र का था और दूसरा लगभग 20 की उम्र के आसपास। वे दोनों मिस्टर रे की दुकान को लूटने के मकसद से आए थे। दुकानदार मिस्टर रे और उनके दोनों खरीदार इस बात को समझ चुके थे कि दुकान में उनके आने का मकसद क्या है। अपनी बातचीत के दौरान ही मिस्टर रे ने उस वयस्क व्यक्ति की जेब में पिस्तौल भी देख ली थी। अब वह पूरी तरह समझ चुके थे कि इनका दुकान में आने का उद्देश्य क्या है। वह व्यक्ति भी मिस्टर रे की कमज़ोरियों को भांप चुका था। इसका इशारा उसने अपने दोस्त को, जो दुकान के दरवाजे पे खड़ा था, पहले ही दे दिया था। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति ने अपनी जेब से एक कलाई की घड़ी को निकाला और कहा कि इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। मिस्टर रे इस बात को जानते थे कि दोनों का उद्देश्य दुकान को लूटना है, ना कि कोई सामान लेना या देना। इसलिए घड़ी के इस सौदे को उन्होंने एक अच्छा अवसर समझा और घड़ी की उचित कीमत देने के लिए उन्होंने अपने बक्से से $50 निकाले। खरीदार व्यक्ति इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि मिस्टर रे घड़ी के बदले में उसे $50 देने वाले हैं। वह दोनों खुश हो गए। औपचारिकता निभाते हुए व्यक्ति ने जाते हुए कहा, मैं अपनी घड़ी को लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, और क्रिसमस की बधाई देते हुए वह वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर रे भी इस बात को समझ गए कि उन्होंने समय की मांग को अच्छे से पहचान लिया और सारा मामला शांतिपूर्वक ही समाप्त हो गया। यह कहानी हम सभी को यह सीख देती है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं कि व्यक्ति बिना किसी लड़ाई झगड़े के उस परिस्थिति से बाहर निकल सके। लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर? आंसर, Ray's old wise eyes understood that the visitor who visited at the late hour was not really a shopper. There was no friendliness in the visitor's eyes. Question number 2. Why do you think he had come to the shop? Answer, we think he had come to the shop to rob the shop. He has in urgent need of money. Question number 3. How did Ray communicate with him? Answer, as Ray was deaf, he communicated with the visitor through notepad and the pen. Question number 4. What do you think the man said to his friend who waited at the door? Answer, the man would have said to his friend who waited at the door that the shop owner was deaf. Question number 5. Ray was not a pawnbroker. Why then he lent money to people in exchange of their old watches and clocks? Answer, Ray was a very kind person. He was not a pawnbroker, someone who lends money on security of an item, but he always helped the people in need. That's why he lent money to people in exchange of their old watches and clocks. Question number 6. The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? The watch was nothing special and yet had great powers. It had great powers in the sense that it saved Ray from any kind of physical injuries he would have had to face from the late hour visitors. Also saved the visitors from doing a robbery. They needed money and they got it by keeping the watch as a security. Question number 7. Do you think the man would ever come back to pick up his watch? Answer, no. We don't think the old man would ever come back to pick up his watch. He received money more than the watch was worth. Question number 8. When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? Answer, the unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. Both Ray and the old man knew that the watch was not worth that much money, so the older man genuinely felt obliged for Ray's kindness.
सिक्स्थ क्लास के बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स को फॉलो कीजिए और अधिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।